जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं ज्यामिति, और ज्यामिति में करने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज करने वाले हैं। त्रिभुज के हमने वैसे भी 5 वीडियो डाल दिए हैं, वो हमारा बेसिक वीडियो था। ठीक है, अब उसके बाद कुछ जो थ्योरम वाले पार्ट होते हैं जिसको हम प्रमेय कहते हैं, वो भी देखने वाले हैं। पूरा प्रमेय देखने के बाद लगभग 30 से 35 क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद आपके एग्जाम में जो व्यापम लेवल का एग्जाम होगा, है ना, एसएससी और रेलवे को छोड़ के, वैसे उसमें भी काम आएगा, लेकिन व्यापम हो गया, पीएससी हो गया, जो स्टेट एग्जाम है, वहां से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे इस थ्योरम के बाद। तो आज का हमारा थ्योरम क्या है ये देखिए। और सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में एग्जामों की सिलसिला चालू हो गया है। यदि आप चाहें तो हमारे क्लास से हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लास को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपको फ्री रहेगा। केवल सब्सक्राइब करके आपको जो बेल आइकन बटन है वो आपको हिट करना है। इससे क्या होगा कि आप जब भी नया वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस विषय का नया वीडियो डाल दिया गया है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे की क्लास। तो आज क्लास में हम करने वाले हैं बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होता है ये देखिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। ये हम हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है, इसमें कलर की आवश्यकता नहीं है, हम अंदर के कलर को डार्क कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का हम नामकरण करेंगे। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब इस त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को हम एक्सटेंड करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। किसी दो भुजाओं को हम एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। चलिए दो भुजाओं को हम एक्सटेंड करके देखते हैं। तो दो भुजा कौन से जो एक्सटेंड करने लायक, देखिए। तो इस ए को मैं इस ए को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। इसको मैंने आगे बढ़ा लिया इस प्रकार से, और नीचे वाला जो भुजा है मैं इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों भुजों को मैं आगे बढ़ा लिया। अब किसी एक कोण का मैं समद्विभाजक कर देता हूँ। ठीक है, किसी एक कोण का मैं समद्विभाजक कर देता हूँ। तो इस कोण को मैं समद्विभाजक करूंगा। ठीक है, समद्विभाजक करने का मतलब है यदि ये 50 का होगा तो आधा बच जाएगा, और यदि 60 का हो तो होगा तो आधा आधा 30 में बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लेता हूँ कि मैंने इसको समद्विभाजक कर दिया। समद्विभाजक करने के बाद क्या होगा, मैं ये मेरा कोण समद्विभाजक है। ठीक है, ये मेरा कोण समद्विभाजक मैंने कर दिया। अब इसका भी हम नामकरण दे देते हैं। इसका भी हम नामकरण दे देते हैं। तो नामकरण कैसे करेंगे, ये है ना, जिसको मैंने आगे तक बढ़ाया इसको मैं दे देता हूँ नाम डी दे देता हूँ। अब इसमें कुछ रिलेशन बनते हैं। अब इसी रिलेशन से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। रिलेशन क्या बनेगा उसको ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। रिलेशन ये बनेगा कि ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए ए बी और ए सी कहाँ कहाँ पे लिखा है, तो ये भी है और ये ए सी लाइन। ठीक है, ये बराबर कितना होगा, या फिर इसका रेशियो किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे बी डी रेशियो डी सी के। ठीक है, बी डी रेशियो डी सी के, ये रेशियो आपस में बराबर होते हैं। आप इन तीनों में, इन चारों में कहीं भी मान रखकर, यदि आप तीन का वैल्यू पता है, ए बी, ए सी या बी डी, इनमें से किसी एक का पता नहीं है और तीन का पता है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसका किसी एक का मान रख के देखते हैं। मान रख के देखते हैं तो ये देखिए, इसको मान लेते हैं 25। ठीक है, और ये मान लेते हैं 15, और इसे मान लेते हैं 3। ठीक है, अब हम इसमें मान रख के देखते हैं। अब इसमें हम मान रख कर देखते हैं। ए बी की वैल्यू, ए बी हमने क्या माना है, तो ए बी हमने माना है 25। ठीक है, ए सी हमने क्या माना है, तो ए सी हमने 15 माना है। ठीक है, उसके बाद हमने सी डी माना है ना, बी डी हमको निकालना है। तो ये बी डी हो गया, निकालना क्या है हमको, सॉरी बी डी निकालना है, और सी डी की वैल्यू दिया गया है 3। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, यदि बी डी है तो इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ये 25/15 गुणा 3 बराबर बी डी। वैल्यू क्या हो, ये हो जाएगा आपका 3×5 = 15, ये हो जाएगा 5×25। ठीक है, तो बी डी कहाँ से कहाँ तक है ये देखिए, ये देखिए, ये है पूरा हमारा बी डी, ये बी डी हो गया। ठीक है, तो इस पूरे का मान है 5। यदि हमको ए बी निकालना कहा तो देखिए, इस टोटल का वैल्यू का 5 है, जिसमें से
3 हमको तो पता है सी डी, शेष बचा कितना 2। तो इस प्रकार से आप इस प्रमेय से जहाँ से भी कहीं से भी आपको प्रश्न दे, आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछता है इसमें, है ना। इस प्रकार आपको दे देगा थ्योरम। थ्योरम सिद्ध करने के लिए नहीं बोलेगा, ये आपका 10th-12th में बोलता है। यहाँ पे केवल आपको 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो इस तरह से चित्र बना के या लिखित में ऐसा त्रिभुज दे देगा और आपको किसी एक रेशियो का मान पूछ देगा, तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। अगला रेशियो देखते हैं। अगला कौन सा है ये देखते हैं। अगला है हमारा थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है ये देखिए। थेल्स प्रमेय क्या कहता है ये देखिए। इसमें भी हमको एक त्रिभुज की आवश्यकता होगी, तो हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, ठीक है? ये त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। अंदर हमको कलर की आवश्यकता नहीं, इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। आउटलाइन चाहे तो आउटलाइन को आप चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन में व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है? ये आउटलाइन मैंने व्हाइट कर दिया। अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है देखिए। वैसे मैं आपको प्रमेय जो हिंदी में क्या कहता है वो नहीं लिखा रहा हूँ, फिर प्रमेय बता रहा हूँ। लास्ट में जो रेशियो निकलेगा वही हमारा थेल्स प्रमेय होगा, तो लास्ट तक देखते रहिए कि थेल्स प्रमेय क्या होगा। अब एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ त्रिभुज में, कहीं भी एक सीधी लाइन, ठीक है? चाहे सीधी लाइन हो या तिरछा लाइन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम में याद रखिएगा, है ना। चाहे सीधी लाइन हो या तिरछा लाइन हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस त्रिभुज के एक भुजा को दूसरी भुजा से आपको मिला देना है, ठीक है? ये लाइन आप इस प्रकार से सीधा भी खींच सकते हैं और आप इस प्रकार से इस लाइन को थोड़ा से टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा वाला भी खींच लेता हूँ। इसमें आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इस प्रकार से भी अगर टेढ़ा बना देते हैं तब भी थेल्स प्रमेय काम करेगा, चाहे वो लाइन सीधी रहे या टेढ़ा मेढ़ा रहे, ठीक है? अब इसका हमको नामकरण करना है, तो नामकरण इसका जल्दबाजी में जल्द से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है? इसको मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं इसको सी, ठीक है? बीच वाले को हम मान लेते हैं डी और ई, ये डी हो गया और ई हो गया, ठीक है? अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है ये देखिए। थेल्स प्रमेय का रेशियो क्या कहते हैं ये देखिएगा। थेल्स प्रमेय का रेशियो है, तो हमको इसको समानांतर लेना है, तो थेल्स प्रमेय में सब समानांतर रहते हैं बाकी। और चलिए इसको समानांतर करके ही चलते हैं, है ना। और थेल्स प्रमेय स्पेशली नाम बोल दिया गया है, इसलिए अब हम इसको समानांतर लेके ही चलते हैं। ठीक है, क्योंकि थेल्स प्रमेय था, मेरा विधान उठ गया था, ये थेल्स प्रमेय तो इस केवल समानांतर है, ठीक है। बाकी एक और त्रिभुज भी हमने पढ़ा था, उसमें आप कहीं भी इसको खींच सकते थे। नामकरण करेंगे तो ए बी और सी, और इसको मान लेते हैं डी और ई, ठीक है? डी और ई। इसमें क्या होगा, आपका जो डी ए है समानांतर होगा बी डी के, सॉरी बी सी के, बी सी के ये आपका समानांतर है। जो डी ई है वो समानांतर होगा आपका किसका, बी सी का। तब क्या रेशियो बनेगा ये देखिएगा। सबसे पहला रिजल्ट तो ये आता है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई कहाँ पे है, छोटा वाला ऊपर वाला, है ना। सर्वांग सम होगा किसका, त्रिभुज बड़े वाला का, ए बी सी का सर्वांग सम। तो थेल्स प्रमेय का पहला नियम क्या कहता है कि यदि इस प्रकार से, है ना, कोई त्रिभुज है और इसके समानांतर कोई रेखा खींची गई है कहीं भी, चाहे ऊपर या नीचे या उसके जस्ट बगल में, वो दोनों समरूप होंगे, सेम दिखाई देंगे, ठीक है? ये हम यदि वो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज तरह दिखेंगे। यदि वो त्रिभुज जैसे समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की तरह ही दिखेंगे, ये इसका समानांतर है। सेकंड वाला रूल क्या कहता है कि एडी अपॉन, है ना, डीबी, ठीक है? एडी अपॉन डीबी, यहाँ से ए से डी तक, डी से बी तक, ये रेशियो आपस में बराबर होगा किसके, तो ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है? ए ई अपॉन ई सी के ये बराबर होगा रेशियो। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है आपके ये जो ए डी है ना, ए डी है, ये आपके ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी। एक बार आधा एक बार पूरा ले लीजिए। उसी प्रकार ये हो जाएगा आपका ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, और तीसरे इसमें जोड़ लीजिए डी ई अपॉन बी सी,
देखिए एडी कहाँ पे है, ये है एडी हाफ वाला है ना, मेरा माउस जहाँ जा रहा है उसे देखते जाइएगा, और ये डी हो जाएगा। उसी प्रकार ए और सी डी, लास्ट में दिया गया है डीई और बीसी, जो आड़ी वाला रेखा, ये इन तीनों का रेशियो आपस में बराबर होता है। किसी एक का रेशियो यदि ज्ञात है, इसका मतलब आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि एक का रेशियो ज्ञात है तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि इसका 3 है, ये 4 है। ठीक है, इसका 3 है और ये 4 है, तो बाकी रेशियो क्या होगा? ठीक है, बाकी रेशियो क्या होगा ये देखिए, और इसको हम यदि 2 मान लेते हैं तो हमको ई और सी का मान निकालना है। ये कहाँ से निकलेगा देखिए, तो ये हमारा कहाँ से निकल सकता है, ये हमारे कहीं एक से निकल सकता है ना, एडी से, एडी भी निकल जाएगा, बी और ई। हम इस वाले में मान रख के चलते हैं। ठीक है, इस वाले में हम मान रख के चलते हैं। इस वाले में मान रख के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ईडी अपॉन कितना है, ईडी की वैल्यू है 3 अपॉन डीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, ए हमको दिया गया है 2 और ई सी हमको ज्ञात करना है, इसी हमको ज्ञात करना है। तब कैसे ज्ञात करेंगे, मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा इसको। ये 3/4 है बराबर 2/EC है। ठीक है, इसी को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा EC बराबर 2 गुना 4/3, 2 गुना 4/3। ये क्या हो जाएगा, अब ऊपर का हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 इसका वैल्यू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट में भी आंसर आ सकता है और जो भी हो सकता है। इसी प्रकार आप ए डी ए बी या फिर इसमें से कहीं से भी उसका मान निकाल के आप जैसा चाहे वैसे इसका मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रमेय के पास। अगले प्रमेय क्या कहता है, मध्य बिंदु प्रमेय। अभी हम जो थेल्स प्रमेय देखे थे उसी से जस्ट मिलता जुलता है मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय मिलता जुलता है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसके लिए भी हमको क्या करना है, एक त्रिभुज ड्रॉ करना है। तो एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए इस प्रकार से कोई। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए, अंदर कलर की आवश्यकता नहीं है तो कलर हटा दीजिए। और इसमें क्या होगा, जैसे नाम से ही पता है कि मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु, तो सबसे पहले तो मैं इसका नामकरण कर लूँ। ये हो जाएगा हमारा ए, यहाँ पे हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। क्योंकि ये मध्य बिंदु लिखा है इसलिए मुझे इस ए बी के बीच और ए सी के बीच में, है ना, बीचों बीच, ये देखिए बीचों बीच रेखा को मैंने मिला दिया। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब ये समझे कि जो ऊपर का हिस्सा है ए बी में और नीचे का हिस्सा बराबर होगा। इसी प्रकार ए सी में ये ऊपर का और ये नीचे का दोनों इक्वली रहेगा। यदि नाम देना चाहते हैं तो डी करके नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ए डी बराबर बी होगा। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये है कि इसमें ए डी बराबर ना, ए डी बराबर हो जाएगा आपका डी बी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए ई बराबर ई सी, है ना, ए ई बराबर ई सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ये हो जाएगा कि डीई जो है समानांतर होगा बीसी के। डीई जो है वो किसका समानांतर होगा, बीई के। ठीक है, ये भी समानांतर हो जाएगा बीई के। अब देखते हैं ये आगे क्या है, आगे क्या होगा, इसमें क्या रहे, कैसा रेशियो बनेगा। ये देखिए, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला जो डीई का मान है जस्ट बीसी का आधा होता है। क्या कहा मैंने, सबसे पहला रिजल्ट क्या निकलेगा, तो ये जो डीई है इसका जो मान है बीसी का हाफ होगा, बीसी का हाफ होगा। यदि बीसी की वैल्यू 8 है तो डीई की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, मतलब नीचे वाले से जस्ट आधा होता है क्योंकि वो बीचों बीच है, मिड पॉइंट है। इसलिए देखिए ना, फॉर एग्जांपल यदि मैं मान के चलूं, यदि इफ बीसी की वैल्यू है 10, देन डीई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 5। ठीक है, या फिर डीई का डबल होता है बीसी। ठीक है, मिड पॉइंट वाले लाइन से ये डबल होता है नीचे वाला, या फिर इसका आधा होता है डी। आप दोनों बातें बोल सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहेगा, इसका नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, इसमें आपको मिलेगा नेक्स्ट रिजल्ट में, पहले तो ये दोनों समानांतर होते हैं, हमने यहाँ बता दिया ये दोनों समानांतर होता है। ठीक है, अगला ये होगा कि एडी, एडी अपॉन हो जाएगा आपका डीबी। ठीक है, एडी अपॉन डीबी, यहाँ पे एडी अपॉन डीबी जो अभी नीचे पढ़े थे सेम वही वाला है। ठीक है, उसके बाद है डीई अपॉन एई अपॉन ईसी से।
अभी जो पहले पढ़े थे उसी है, बस इसमें अंतर ये है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या है ये? मिड पॉइंट थ्योरम है ये। इसमें मिड पॉइंट थ्योरम है। अब मिड पॉइंट थ्योरम में एक और बात याद रखिएगा, इसके एरिया से है संबंधित त्रिभुज, त्रिभुज एडीई का रेशियो होगा त्रिभुज एबीसी से। अब इसमें अंतर क्या है ये देखते जाइएगा, ठीक है? इसमें अंतर क्या है ये देखते जाइएगा। यदि हम इसके साइज को लेके चले ना, साइड को लेके चले, ये जो साइड का रेशियो हो जाएगा, जो साइड का रेशियो होगा वो 1:2 होगा, ठीक है? 1:2 होगा। कहाँ कहाँ तक का रेशियो देखिए, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इमेज में देखते जाइएगा। इमेज में ये देखिएगा, ये है आपका यहाँ तक है ना, ये 1 होगा, लेकिन यही मैं यहाँ तक देखूँ तो ये 2 होगा। रेशियो में ना, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, रेशियो की बात, ठीक है? ये 2 हो जाएगा। अब इसका साइड का रेशियो देख लीजिए, अब इसका एरिया का रेशियो देख लीजिए। एरिया के रेशियो में बस इसका जस्ट आपको इसमें स्क्वायर करना रहेगा, तो स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 1:4 है ना। एरिया क्या हो जाएगा? 1:4 किसमें एरिया होगा, 1:4 की रेशियो मतलब देख लिए, इसका पूरा एरिया हो जाएगा, सॉरी ये पूरा एरिया हो जाएगा 1, और नीचे वाले का एरिया हो जाएगा आपका 3, सॉरी 4 हो जाएगा ना। ये नीचे वाला पूरा मतलब एबीसी पूरा 4 हो जाएगा, एबीसी पूरा 4 हो जाएगा। अब इस प्रकार यदि हम चतुर्भुज का निकालें ना, यहीं पे निकालना पड़ता है चतुर्भुज का, मैं इसे साइड में लिख देता हूँ। यदि हम चतुर्भुज का निकालना चाहें तब कैसे निकलेगा, ये देखिए, चतुर्भुज का निकालना है तो डी ई सी बी है ना। चतुर्भुज को मुझे अगर एरिया निकालना है तब कैसे निकालूंगा, देखिए ये पूरा टोटल 4 है, ए बी सी पूरा 4 है, उसमें से मैं ए डी ई को माइनस करूँ तो 4 में 1 माइनस होगा, ये हो जाएगा 3 है ना। ये चतुर्भुज का रेशियो है, ठीक है? इस रेशियो से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला थ्योरम चलते हैं। अगला थ्योरम क्या कहता है? अंतः और परिवृत्त की त्रिज्या। क्या कहा मैंने? अंतः और परिवृत्त की त्रिज्या। अंतः और परिवृत्त की त्रिज्या के बारे में आप समझते हैं कि ये क्या चीज है। अंतः और परिवृत्त की त्रिज्या के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त के लिए सबसे पहले हम ये त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, कलर हमने न्यूट्रल कर दिया, ठीक है? अब इसको हमको बोलते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त मतलब त्रिभुज के अंदर वृत्त, जैसे त्रिभुज के अंदर वृत्त, ये देखिए, ये हमने एक अंदर क्या बना लिया, ये हो गया हमारा ये, ठीक है? हमने एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज के अंदर ही एक वृत्त बना दिया, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। ए बी और सी, ये बीचों बीच एक का केंद्र माना जाएगा ना। ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, ये त्रिभुज की त्रिज्या होती है। आगे है, यदि आप त्रिभुज बोलता हूँ, वृत्त की त्रिज्या होती है। यदि आपने ये नहीं पढ़ा है तो हम आगे वृत्त वाला चैप्टर में बता देंगे कि ये त्रिज्या क्या होता है, व्यास किसे कहते हैं, डायमीटर क्या है, परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वो आगे हम सीखते जाएंगे। फिलहाल इतना मान लीजिए, यदि ये अंदर है तो ये त्रिभुज, ये वृत्त जहां जहां इस त्रिभुज को टच करेगा उसकी एरिया बराबर होगा, है ना। तो ये होगा हमारा आर। अब इसी आर को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला को सिद्ध करके नहीं बताऊंगा, बस ये बता दूंगा कि क्या होता है। और ये हो जाता है एनी ट्राइंगल में, वैसे हर ट्राइंगल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ये जो है एनी ट्राइंगल के लिए है। और अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम इस छोटे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? इस छोटे आर से डिनोट करते हैं, तो इसका रूल होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा का मतलब क्या होता है? तो डेल्टा का मतलब होता है आपका क्षेत्रफल, ठीक है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और नीचे एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है ना। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इस प्रकार ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? आर अंतःवृत्त की त्रिज्या है, और जो एस आर निकालना है तो क्या हो, डेल्टा जो होगा वो क्षेत्रफल को दर्शाएगा त्रिभुज का, और जो एस है त्रिभुज के अर्ध परिमाप को बताएगा। इससे आप आर
निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पढ़ना है हमको परिवृत्त की त्रिज्या। अब परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है ये देखिए, एक और त्रिभुज बनाने की हमको आवश्यकता होगी यहाँ पे, तो एक और त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक और त्रिभुज बना लेते हैं। ये इस प्रकार से मैंने एक त्रिभुज बना लिया छोटा सा। ठीक है, कलर की आवश्यकता नहीं है, कलर की। ठीक है, ये तो हमने बना लिया। अब परिवृत्त त्रिज्या मतलब क्या है, अंतः मतलब वृत्त अंदर था, और परि का मतलब होता है कि जो वृत्त होगा वो इसके बाहर बनेगा। ठीक है, जो वृत्त होगा वो इसके बाहर बनेगा। तो चलिए इसके बाहर एक वृत्त डिजाइन करते हैं। एक बाहर एक वृत्त डिजाइन करते हैं, तो बस देखिए एक गोल ही मानेगा, एक बाहर एक वृत्त डिजाइन है। ये केंद्रक हो गया, और केंद्र से यहाँ पर मिलाना है, ये मिलाना है और ये मिलाना है। ठीक है, ये भी हमारा आर होगा। ठीक है, ये भी हमारा आर होगा। आर का मतलब होता है त्रिज्या। तो बड़े त्रिभुज या फिर परिवृत्त त्रिज्या का जो सूत्र होता है वो क्या है, इसका त्रिज्या निकालने का, परिवृत्त का, ये हो जाएगा हमारा ए बी सी। ये है हमारे भुजा का गुणा, ना भुजा को आपस में गुणा करना है। दूसरा आपको 4 डेल्टा करना है। क्या करना है, तीनों भुजा को आपस में गुणा करना है, और 4 गुना करना है उसके भुजा को भाग करने से आपका आर की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, आर की वैल्यू है वो निकल जाती है। तो ये किसके में है, आपके एनी ट्रायंगल में है। अब किसी भी त्रिभुज में, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, अधिक कोण हो, निम्न कोण त्रिभुज हो, जो त्रिभुज हो, आप इन दोनों से मान निकाल सकते हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए केवल और केवल फिलहाल सूत्र बताया जा रहा है। बाकी इसको प्रूफ करके हम जब और जो क्लास करेंगे बीसी एडवांस लेवल का, या फिर जो फाउंडेशन क्लास करेंगे उसमें बताएंगे इसको पूरा प्रूफ करके। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। आगे क्या चीज है, यहाँ हम देखते हैं त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। इसमें आपको थोड़ा सा अलग चीज जानने को क्या मिलेगा, ये देखिएगा। इसमें आपको जानने का ये मिलेगा, यदि कोई भी भुजा बड़ा है, यदि कोई भुजा बड़ा है तो उसकी जो हाइट है वो कम हो जाती है। ठीक है, यदि कोई भुजा बड़ा है तो वो हाइट उसकी कम हो जाती है। और हाइट कैसे नापते हैं, इस त्रिभुज के लंब डालकर। हाँ, इस त्रिभुज में हम लंब डालकर इसकी हाइट नापते हैं। जैसे सबसे पहले हम उसका नामकरण कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए, ये बी और सी। तो ये जो तीनों कोण हैं, हम यहाँ से एक सीधी रेखा खींचते हैं जो नीचे वाले भुजा पे आके गिरेगा। उसको हम लंब भी बोल सकते हैं, सीधी होगा ना, वो सीधा होगा। देखिए, सामने वाले भुजा को बराबर भागों में बांटेगा या नहीं बांटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम लंब डाल रहे हैं। लंब कैसे होता है मालूम है, जैसे आप राजमिस्त्री देखें, जो मिस्त्री होता है ईंट ईंट की तोड़ाई करते हैं, उसमें एक लोहे का बंधा हुआ एक जो है ना लट्टू आकार का एक वो भारी वजनदार चीज को एक धागे से लटकाया जाता है। उससे क्या, वो सीधा आता है, सीधे 90 डिग्री में। हम ये कह सकते हैं सीधे भुजा से, है ना, सीधे कोण से हम 90 डिग्री एक खींचने वाले हैं। ठीक है, कोण से सीधे एक 90 डिग्री खींचने वाले हैं। देखिए, ये हम 90 डिग्री खींच रहे हैं सीधे कोण से, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये इसका हाइट हो गया, किसका, इस त्रिभुज का ये हाइट हो गया। इसके अकॉर्डिंग तो बेस इसका क्या था, BC। ठीक है, BC बेस के अकॉर्डिंग इसका हाइट हो गया। लेकिन यहाँ हम यहाँ से भी एक हाइट लगा सकते हैं ना, यहाँ से भी एक हाइट लगा सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे हाइट लग गया, और ये दोनों, इसके बाद हम C से भी एक हाइट लगा सकते हैं। ये C से हम एक हाइट लगा, अब इसका हम नामकरण करेंगे। नामकरण करने के लिए देखिए, ये हो गया हमारा H1, ये हो गया H2, और ये हो गया H3। अब एग्जाम में जब भी आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कॉरस्पॉन्डेंस हाइट को ही लेके चलना है। पहले इसको और कुछ नाम चल दे देते हैं तो चल जाएगा। अब जो चाहे वो नाम दिख रहे H1 H2, जो चाहे वो नाम दे दीजिएगा। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा, यदि BC की भुजा बड़ी है तो उसका हाइट छोटा होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, जब हम त्रिभुज को फैलाएंगे तो इसका ऊपर का नोक नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसका हाइट कम हो जाएगा।
ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बड़े भुजा के सामने छोटी हाइट होती है। ठीक है, बड़े भुजा के सामने छोटी हाइट होती है। ठीक है, बड़े भुजा के सामने छोटी हाइट होती है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये देखिएगा, है ना। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये देखिएगा। यदि त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए क्या करना होगा हमको, जिसको हम बेस मानेंगे, यदि हम बीसी को बेस मानते हैं, है ना, सिंपली इसका किसी भी त्रिभुज का क्या होता है, 1/2, है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। ठीक है, तो जिस बेस को लेंगे उसी का हाइट लेना है। फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, यदि मुझे 1/2 बेस लेना है BC, तो इसका हाइट कौन सा है, इसको मुझे हाइट लेना पड़ेगा S3 को। ठीक है, इसी प्रकार यदि मुझे इस त्रिभुज का निकालने के लिए यदि मुझे बेस मान के चलता हूँ AC को, तो AC पर जो हाइट है मुझे वो रखना है। AC पर हाइट कौन सा है, तो AC पर हाइट है H1। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे देखिए, यदि 1/2 करके मुझे AB का बेस मान के चलना है, AB का बी जो भी हो, मुझे H2 को हाइट मान के चलना है। ठीक है, तो जिस पर आप बेस लेंगे उसी का हाइट मान के चलेंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, आपका आंसर इसमें बराबर फिक्स आता जाएगा। ये होती है त्रिभुज की ऊंचाई। यदि आपको क्षेत्रफल पता, और ये किसका सूत्र है, जब इतना जो मैं बताया हूँ ये आपके क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है ये सारे। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र है। तो ये था हमारा भुजा गुणित ऊंचाई। लेकिन याद रखिएगा, जिस बेस में लेंगे उसी बेस का हाइट लेना है, किसी और का हाइट इसमें वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, किसी और का हाइट इसमें वैलिड नहीं माना जाएगा, केवल आपको उसी का हाइट निकालना है। और यदि हाइट निकालना है तो चलिए हम मान लेते हैं कि ABC का एरिया है। ठीक है, इस पूरे एरिया को हम कुछ वैल्यू मान के चलते हैं, उस पूरे एरिया को वैल्यू हम मान लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का जो वैल्यू हाइट क्षेत्रफल है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको H1 H2 ये सब निकालना है, ये सब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब ये देखिए कैसे निकालेंगे, ये देखते जाइए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ को वैल्यू मान के चलना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं 13। ठीक है, ये वाला बेस 14 है और नीचे वाला बेस है हमारा 15। ठीक है, अब यदि हमको H1 की वैल्यू निकालना है, H1 कहाँ पे है, तो H1 ये है। तो ये हो गया हमारा 84 से ही, क्योंकि क्षेत्रफल है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे दिया गया है। ये हो जाएगा 1/2 गुणित AC की वैल्यू क्या है, देखिए AC की हमको H1 निकालना है ना, H1 निकालने जा रहा हूँ मैं। तो AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 14 गुणा H1। ठीक है, 14 गुणा H1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा क्या, 2 7 14, बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब इस 7 को 84 से कैसे करेंगे, भाग करेंगे या फिर यहीं से काट दीजिए तो निकल भी जाएगा, है ना। ये हो जाता है 12 7 84, ये हो जाएगा H1 का वैल्यू हो जाएगा 12। उसी प्रकार आप H2 निकाल सकते हैं, H3 निकाल सकते हैं, है ना। चलिए एक और कोई वैल्यू निकाल के देखते हैं। अब हम निकाल के देखते हैं, H2 निकाल के देखते हैं। ये H1 हो गया, अब H2 निकाल के देखते हैं। तो H2 में मान रखेंगे, तो H2 कहाँ पे, ये हमारा H2 है। H2 पे मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 84 बराबर 1/2 गुणा AB की वैल्यू या B की वैल्यू क्या है, तो ये है 13 और ये हो गया H2। ठीक है, ये हो गया 13 और ये हो गया आपका H2, 13 और ये H2 हो गया। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो उसको सीधी सी बात सॉल्व करने के लिए हो जाएगा हमारा 84 गुना 2/13। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये H2 आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा 12 सही 12/13, ये H2 की वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू है, H2 की वैल्यू है। तो इसी प्रकार आपको त्रिभुज की हाइट निकालनी है ना। वैसे अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग हाइट होती है, जैसे समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। ये जब हम त्रिभुज पढ़ते जाएंगे तब हम उसको आपको आगे बताते जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।